सो आज हम लोग एक नए चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये आपकी बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 है, जिसका नाम ऑर्गेनाइजिंग है। ये इसकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग लिखी है, लेकिन अभी मैं आपको ये सारी मीनिंग बताऊंगा, उसकी आपके कुछ समझ में नहीं आएगी। ये पूरे मीनिंग को जानने से पहले आपको मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को जानना पड़ेगा। अगर आपने प्रोसेस को समझ लिया तो ये जो मीनिंग है ये तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम पहले ये जानेंगे कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस मतलब स्टेप्स। ऑर्गेनाइजिंग के ऐसे कौन कौन से स्टेप्स है, अगर आप ये स्टेप्स पढ़ लेंगे तो आपको मीनिंग जानना बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, सबसे पहला प्रोसेस जो है ऑर्गेनाइजिंग का वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले तो जानते हैं कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है। देखो, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है जानना या फिर फाउंड करना या फिर फाइंड करना। ठीक है, फाइंड करना, उस चीज को जानना। आइडेंटिफिकेशन मतलब उस चीज को पहचानना, जानना या फिर फाइंड करना। ठीक है, अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखो, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये जानना रहता है कि हमें करना क्या है, हमारा काम क्या है। जैसे सपोज करना, इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे उठाया है कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है, इतनी बड़ी आपको बिल्डिंग बनानी है, तो ये आपका क्या है, टोटल वर्क है। टोटल मतलब पूरा, वर्क मतलब काम। आपका ये पूरा काम है कि आपको पूरी ये बिल्डिंग बनानी है। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको बिल्डिंग बनानी है। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो पूरा काम है, ये पूरा काम हम अकेले तो नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूंगा कि यार ये पूरा काम तू अकेले बना ले या फिर तू अकेले बना लेगी, तो ये क्या आपके लिए पॉसिबल है? नहीं। आप क्या करोगे, ये जो पूरा काम है, आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। एक्चुअल सी बात है, अगर मैं आपको बोल दूं कि बिल्डिंग बनाना है तो ये पूरा जो काम है आप अकेले नहीं करोगे। आप क्या कर दोगे, ये काम को क्या कर दोगे, छोटे छोटे हिस्सों में, स्मॉल टास्क में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ऐसी होगा, मतलब जैसे सपोज करना कि ये मैंने पूरा काम लिया है और इसे मैंने क्या कर दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। स्मॉल टास्क मतलब 3 टास्क में डिवाइड कर दिया है। जैसे एक टास्क है, ये सुपरवाइजर का काम है। मतलब सुपरवाइजर तो सबसे पहले जानो, सुपरवाइजर बच्चों वो बंदा होता है जो क्या करता है, वर्कर्स की एक्टिविटी में नजर रखता है, उसे हम सुपरवाइजर कहते हैं। ब्रिक्स मतलब पत्थर उठाने वाला या सीमेंट बनाने वाला, जस्ट फॉर एग्जांपल। और भी बहुत सारे टास्क होते हैं। ठीक है, बिल्डिंग बनाने के और भी बहुत सारे टास्क होते हैं। हमें फाइनेंस मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हमें अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ही लिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी एक बड़ा काम मिलता है हमें, तो वो हम क्या करते हैं, उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सुपरवाइजर का एक काम, ब्रिक्स बनाने का एक काम, सीमेंट बनाने का एक काम। तो आप ये पॉइंट देखोगे, आइडेंटिफिकेशन तो हमने कर लिया, एंड डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब हमने क्या कर दिया, जो वर्क है, जो वर्क है, टोटल वर्क है, हमने क्या कर दिया, इसको डिवीजन मतलब डिवाइड कर दिया स्मॉल स्मॉल टास्क में। तो कभी कभी क्या होता है, एक आपसे एक वर्ड पूछता है कि जॉब की मीनिंग बताओ। जॉब की मीनिंग बताओ। तो बच्चों, जॉब की मीनिंग क्या है? जॉब की मीनिंग ये है, जब हम टोटल वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड करते हैं उसे हम जॉब कहते हैं। ठीक है, तो आपसे कभी कभी मीनिंग पूछ लेता है कि व्हाट इज जॉब, तो जॉब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों लिख दिया है, आप देख सकते हो कि जॉब मतलब होता है व्हेन वर्क, जब कोई भी काम को आप डिवाइड कर देते हो छोटे छोटे टास्क में, उसे हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जॉब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे मैंने नोट कर लेता हूँ, ये सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जॉब कहते हैं। तो यहाँ पे बस मुझे एक आपको आगे एक चीज समझाना है, इसलिए मैं यहाँ पे जॉब लिख रहा हूँ। ठीक है, अब अगर इसकी मीनिंग जानोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है वर्क टू बी डन इज आइडेंटिफाई, मतलब जो काम हमें करना है। वर्क टू बी डन मतलब जो काम हमें करना है वो हमने पहचान लिया कि हमें बिल्डिंग बनानी है, एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, और उस टास्क को हम लोग ने क्या कर दिया, स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का होपफुली आपने मतलब समझ लिया होगा। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन। सर, अब ये डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है जब आप रिलेटेड एक्टिविटीज, जब क्या करते हैं आप, रिलेटेड एक्टिविटीज, या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं सिमिलर टास्क। सिमिलर टास्क आर ग्रुप्ड अंडर बैनर ऑफ वन डिपार्टमेंट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब जब आप एक एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी है, मतलब कोई भी सिमिलर एक्टिविटी है, जो सेम सेम काम है, उसको जब आप एक साथ ला देते हो उसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। सपोज करना, आपने ये सुना होगा कि सुपरवाइजर के बारे में। देखो, आप अगर पुरानी वाली क्लास में जाओ, जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 में लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सुपरवाइजर क्या है, एक लोअर लेवल मैनेजर है। तो मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूं कि जो सुपरवाइजर है ये क्या है, मैनेजर है। ठीक है, और ये जो ब्रिक्स और सीमेंट वाले हैं, जो ब्रिक्स उठाने वाले, सीमेंट बनाने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं आपको क्या समझ में आएगा, ये क्या वर्कर्स है। वर्कर्स है, ये भी सीमेंट बनाने वाला वर्कर्स है ना। तो
सुपरवाइजर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्या है, मैनेजर है, लोअर लेवल मैनेजर होते हैं। और ब्रिक्स और ये आप जो सीमेंट बनाने वाला है वो क्या होता है, वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं। ठीक है, सो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन वाले इसमें हम क्या करते हैं, इस डिपार्टमेंटलाइजेशन वाले में हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे जो भी हम सेम सेम काम है उसको क्या कर देते हैं, एक साथ ला देते हैं। सपोज करना कि सुपरवाइजर जो है इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ पे ला देंगे। देखो सुपरवाइजर को मैं क्या कर रहा हूँ, सुपरवाइजर डिपार्टमेंट में ला रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही वर्कर्स, देखो वर्कर्स क्या है, सेम सेम काम करने वाला है, तो ये दोनों वर्कर्स का जो जॉब है, ये दोनों जॉब है, ये क्या कर दूंगा मैं, एक इसमें ला दूंगा। वैसे ही हम क्या करते हैं, जो भी फाइनेंस वाले होंगे, जो भी लोग क्या करते हैं पैसे से रिलेटेड जो भी इस मैटर पे काम करें, उनको हम एक डिपार्टमेंट में ला देंगे। वैसे सेल डिपार्टमेंट मतलब जो भी पीपल जो भी कंपनी में है वो जो सामान को बेचने का जो काम करे, वैसे ही क्या करेंगे हम उन्हें एक डिपार्टमेंट में ला देंगे। मतलब जो भी पीपल सेम सेम काम करने वाले हैं हम क्या कर देते हैं, उनको एक ग्रुप में ला देते हैं, एक टास्क एक ग्रुप में ला देते हैं और एक डिपार्टमेंट में उन्हें क्या कर देते हैं, उनका एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे एग्जाम्पल से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब सेम टास्क या सेम ग्रुप को एक जगह पे लाना, उसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। तो सेम चीज मैंने लिखा है, रिलेटेड एक्टिविटीज या फिर कोई भी सेम काम ग्रुप, उसे क्या कर देते हैं, हम ग्रुप में ला देते हैं और क्या कर देते हैं, उन्हें हम एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, उसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। अब ये डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के ना बच्चों दो तरीके होते हैं। वैसे होते तो बहुत सारे हैं, वैसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके इसमें जैसे फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है, डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है, टर्शरी डिपार्टमेंटलाइजेशन है। लेकिन आपके इसमें क्या है, टर्शरी वाला जो टॉपिक है वो है नहीं, लेकिन आपके इसमें क्या है, सिर्फ दो टॉपिक है, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका एक मैं अलग, इसके लिए स्पेशली एक अलग लेक्चर्स रहेगी, वो आपको वहां पे समझ में आएगा। लेकिन अभी डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास, प्रोसेस का असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। सर ये असाइनिंग मतलब, देखो असाइनिंग मतलब देना, असाइनिंग मतलब देना, और ड्यूटीज का मतलब है जॉब को देना, इसे कहते हैं असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। मतलब कोई भी पीपल को आप जब जॉब देते हो उसे हम असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज कहते हैं। देखो इसकी मीनिंग में अगर मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, इंडिविजुअल मतलब हर एक व्यक्ति, इंडिविजुअल मतलब हर एक व्यक्ति इज असाइंड मतलब उन्हें हम देते हैं क्या, जॉब मैचिंग टू हिज स्किल एंड क्वालिफिकेशन। मतलब हम कोई भी पर्सन को जब जॉब देते हैं तो हम उसकी स्किल को देखते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन को देखते हैं। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो मान लो कि मेरे पास दो काम है, ब्रिक्स बनाना है, मेरे पास क्या है, दो काम है, ब्रिक्स बनाना है और सीमेंट बनाने का मेरे पास काम रखा है। तो ये जो दो काम करने के लिए ना मुझे लोग चाहिए। तो मैंने देखा कि अरे यार यहाँ पे दो लोग हैं, अब ये दो लोग में इसमें बच्चों ये ए बंदा इसको ना सीमेंट बनाना अच्छे से आता है और ये जो दूसरा बी बंदा ना इसको ब्रिक्स बनाना अच्छा आता है। तो मुझे अब अपनी लॉजिकल थिंकिंग से ये बताओ कि मेरे पास ब्रिक्स का काम है, तो मैं इन दोनों बंदे में से ब्रिक्स का काम किसको दूंगा। तो आप बोलोगे सर ये इसको ब्रिक्स का काम अच्छे से आता है तो इसको ब्रिक्स का काम दे देना, इसको सीमेंट बनाने का अच्छे से काम आता है तो सर इसको सीमेंट बनाने का अच्छे से काम दे देना। सेम चीज यहाँ पर भी लिखी है कि जो भी इंडिविजुअल को आप जब जॉब देते हो ना तो उसकी स्किल और उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको जॉब देना चाहिए। मतलब इसकी स्किल क्या है, इसकी अगर मैं स्किल की बात करूँ, ए बंदे की इसकी स्किल क्या है, सीमेंट बनाना इसको अच्छे से आता है। वैसे ही बी की स्किल क्या है, इसको ब्रिक्स बनाना अच्छे से आता है ना। तो इसकी स्किल के हिसाब से मैंने क्या किया, इनको जॉब दे दिया। मतलब इसको इसकी स्किल क्या थी, ब्रिक्स बनाना, तो मैंने इसके हिसाब से इसको ब्रिक्स बनाने का काम दे दिया। इसको सीमेंट बनाना अच्छे से आता था तो इसको मैंने सीमेंट बनाने का काम अच्छे से दे दिया, है ना। तो सेम चीज मीनिंग भी आपको यही कर रही है कि हर व्यक्ति को जॉब दो उसकी स्किल और क्वालिफिकेशन मतलब उसके एजुकेशन लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो और कभी कभी तो ये भी बोल देता है कि उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से भी, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी या उनकी स्किल या उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, कोई भी इंडिविजुअल को जॉब देनी चाहिए। होपफुली आपने थर्ड पॉइंट का मतलब समझ लिया होगा। अब फोर्थ पॉइंट कहता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये थोड़ा सा समझना बच्चों के थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन हम पूरी ट्राई करेंगे इसको समझने का। देखो मान लो कि ये एक वर्कर है, ये एक वर्कर है, ठीक है, और मैं इसके ऊपर काम करता हूं, मैं इसके ऊपर काम करता हूं। मान लो कि मैं एक लोअर लेवल मैनेजर हूं, लोअर लेवल मैनेजर हूं, ठीक है, और ये क्या है, वर्कर है। अब मैंने 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 इसको रखा, तो अब ये वर्कर से कोई भी प्रॉब्लम होगी, ये वर्कर से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताओ ये किसको आके बताएगा, ये सीधा आएगा मेरे पास और मेरे को बोलेगा कि सर मेरे से ना एक गड़बड़ हो गई है, तो ये जो मेरे से गड़बड़ हो गई है ना, तो इसका प्लीज इसका मुझे सॉल्यूशन बताओ। तो देखो जब हम ऑर्गेनाइजिंग पढ़ते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हर पीपल को उनके हिसाब से जॉब तो दे देते हैं। अब मान लो कि ये जो ब्रिक जो सीमेंट बनाने वाला है, मान लो सीमेंट बनाने वाला मैं था, मतलब मैंने क्या किया, ये सीमेंट बनाने वाले को अपने अंडर में रखा, मैंने इसको बोला कि तू सीमेंट बनाने का काम कर। तो इससे अगर सीमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये मेरे पास आएगा कि सर सीमेंट खत्म हो गया और सीमेंट चाहिए, तो कुछ भी रिलेटेड टॉपिक होगा तो मेरे पास आएगा, है ना। तो ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, हु विल रिपोर्ट टू हुम इज क्लैरिफाइड। मतलब हु मतलब कौन किसको बताएगा, कौन, हु विल रिपोर्ट टू हुम का मतलब है कौन किसको बताएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हु विल रिपोर्ट का मतलब है कौन किसको
बताएगा, कौन किसको बताएगा, ये क्या होता है, क्रिएट हो जाता है, क्लैरिफाइड हो जाता है। ठीक है, आप इजिली देख लो कि अगर ये वर्कर को प्रॉब्लम होगी तो ये मेरे को ही आके बताएगा, वो क्लैरिफाइड है। ठीक है, वो आप देख सकते हो, है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग में यही होता है कि हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को अपने अंदर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो जो कौन किसको बताएगा वाला जो है ना, वो भी रिपोर्ट वो कहीं ना कहीं पे क्लैरिफाइड हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट मतलब बच्चों झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े, फ्रिक्शन, कंफ्यूजन मतलब चूज। ठीक है, मतलब कंफ्यूजन मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे कौन किसको बताएगा, जिसके कारण ये तो हमें पता चल जाता है, जिसके कारण क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती और कंफ्यूजन नहीं होती। ठीक है, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मुझे और एक चीज आपसे शेयर करनी है। मैं लोअर लेवल मैनेजर हूँ, सपोज करना, मान लो कि मुझे भी कोई ना कोई मैनेजर ने रखा होगा अपने अंडर, मान लो कि मुझे मिडिल लेवल मैनेजर ने रखा। ठीक है, अभी मिडिल लेवल मैनेजर को कोई ना कहीं टॉप लेवल मैनेजर ने रखा होगा, तो कहीं ना कहीं देखोगे ये क्या हो गई, एक तरीके का लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो क्रिएट हुआ, लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो बच्चों क्रिएट हुआ, इसे इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मैनेजरियल हेरिक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप जो ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर पढ़ोगे ना, तो हम इसमें यही जानेंगे कि हम कैसे किसको अपने अंडर रख सकते हैं। डेलीगेशन वाला जो टॉपिक है वो यही सब है, जिसमें कहीं ना कहीं पे आप देखोगे ये एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है क्रिएट हो गया, जो कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर, वर्कर। तो ये जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ना, इसे हम क्या कहते हैं, मैनेजरियल हेरिक्रेसी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ मैनेजरियल हेरिक्रेसी टेक प्लेस, मतलब वो बनना चालू हो जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा कि कौन किसको बताएगा, जिसके कारण क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन नहीं होगी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण मैनेजर हेरिक्रेसी बन जाती है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप अब मीनिंग में आओ, आपने पूरी प्रोसेस पढ़ लिया चारों, अब आप मीनिंग में आओ तो देखो आपको एक आइडेंटिफाई दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन, जहाँ पे हम लोग ने क्या कर दिया, हर एक्टिविटीज को ग्रुप में कर दिया, जो सेम सेम है उनको ग्रुप कर दिया। साथ ही साथ आपको यहाँ पे और एक चीज दिखेगी, हमने क्या किया यहाँ पे एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब कौन किसको बताएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, ये भी आ गया। और कहीं ना कहीं आप देखोगे हमने पीपल को क्या कर दिया, पीपल टू वर्क, उन्हें हम काम में भी लगा दिया। तो ये जो सारी चीजें है ना बच्चों, ये तो हमने प्रोसेस में पढ़ लिया, लेकिन अब यहाँ पे देखोगे तो डेलीगेटिंग भी आ गया, और भी कुछ कुछ जो टर्म्स आ गया ना, इफेक्टिवली ये सारे जो टर्म्स है ना, ये हम थोड़ा देर के बाद जानेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग का जो मीनिंग है वो बेसिकली ये है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ हम लोग ने प्रोसेस नहीं जान लिया कि उसके बारे में क्या है। ठीक है, तो आप ऑर्गेनाइजिंग का जब मीनिंग पढ़ोगे ना बच्चों, तो ये सारी मीनिंग बस यही सारी चीज बता रही है जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये वही पूरी ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग है। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, वर्क टू बी परफॉर्म, जो वर्क परफॉर्म होने वाला है, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। इसके बारे में बच्चों थोड़े से देर के बाद फ्यूचर लेक्चर में जानेंगे, डेलीगेटिंग से यहाँ तक। और फिर हम क्या करते हैं, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, मतलब कौन किसको बताएगा, फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क, कि जहाँ पे पीपल क्या कर सके, काम कर सके टुगेदर विद अकॉम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, जिसके कारण जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो कहीं ना कहीं पे ये ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस अगर जान लिया आपने, तो ये मीनिंग तो आपके लिए ऐसी टुल्लू है। अब एक क्वेश्चन आता है, सर 1 नंबर का अगर ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग लिखने में आ गया तो इतनी बड़ी लिखना है? तो मैं आपको बता दूं नहीं, इसके लिए मैं आपको क्या कर देता हूँ, छोटी सी मीनिंग लिखा देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, देखो वीडियो पॉज करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मीनिंग लिख दिया है, अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो आप क्या करना, यहाँ पे जब हम नोट्स लिखोगे, अभी आप क्या करो, नोट कर लो ये मीनिंग लिखना। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी मीनिंग ये भी लिख देना, जो 1 नंबर के लिए अगर पूछ लिया तो 1 नंबर के लिए ये वाली मीनिंग लिख देना। उसके बाद क्या करना, आप ये प्रोसेस को लिखना, पॉज करके वीडियो बच्चों पूरी चीज को नोट कर लेना। ठीक है, ये भी आप पॉज करके नोट कर लेना, और ये भी नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, इससे रिलेटेड केस स्टडी भी जान लेते हैं। सो चलो बच्चों केस स्टडी सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ना हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिखा है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कभी भी क्वेश्चन सबसे पहले देखना है, क्या लिखा है, नेम द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा, कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का है, मतलब आपका एक ही वर्ड का आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिया है। देखो, अलायंस लिमिटेड इज इंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बिजनेस बकेट, सॉरी, अलायंस लिमिटेड एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो क्या करती है, प्लास्टिक बकेट्स में काम करती है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी इज टू मैन्युफैक्चर 100 बकेट्स अ डे। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी ने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि उन्हें करना क्या है। टू अचीव दिस एफर्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड कोऑर्डिनेटेड द इंटररिलेटेड एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस अमंग वेरियस जॉब पोजीशन एस्टैब्लिश्ड अमंग वेरियस जॉब पोजीशन, उसके हिसाब से हमने क्या कर लिया, हमने जॉब पोजीशन भी दे दिया। देयर इज अ क्लैरिटी ऑन हु वी रिपोर्ट टू हुम। अब बच्चों आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया, कहीं ना कहीं आपको देख के लग नहीं रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होगा, है ना। तो सेम चीज बच्चों यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग है। अभी भी मैं बेसिकली जितने भी चीज पढ़ाऊंगा वो ऑर्गेनाइजिंग आंसर ही आएगा, क्योंकि वो चैप्टर ही जो हम लोग पढ़े हैं, केस स्टडी भी वैसी है। लेकिन मेरा फंडा यहाँ पे है कि आप एक बार बस केस स्टडी देख लो कि किस तरीके से केस स्टडी आती है।
अब सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या देखना है आपको, सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, टू मेक द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल सक्सेसफुल। एनुअल फंक्शन जो भी स्कूल का को सक्सेसफुल बनाने के लिए द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, जो स्कूल का प्रिंसिपल है, डिवाइडेड ऑल द एक्टिविटीज इनटू टास्क। उसने क्या कर दिया, सारे काम को क्या कर दिया, स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिया। इज डीलिंग विद अ स्पेसिफिक एरिया लाइक रिहर्सल, डेकोरेशन, स्टेज मैनेजमेंट, रिफ्रेशमेंट। मतलब हर बंदा क्या कर रहा है, अपना अपना काम कर रहा है। कोई रिहर्सल में काम कर रहा है, कोई डेकोरेशन में काम कर रहा है, कोई स्टेज मैनेजमेंट में काम कर रहा है, कोई रिफ्रेशमेंट में काम कर रहा है। ईच ग्रुप वाज प्लेस्ड अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ अ सीनियर टीचर। उसको कहीं ना कहीं पे हम लोग ने क्या कर दिया, टीचर के ऊपर मतलब एक टीचर को लगा दिया जो क्या करेगी, सारी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करेगी। तो कहीं का ना कहीं बच्चों आपको लग नहीं रहा है कि मैंने जो चीज बताया यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग करना, ये जो फर्स्ट प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं डिवाइडिंग, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, तो कहीं ना कहीं आपको आंसर नहीं लग रहा है, ऑर्गेनाइजिंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आपको मार्क्स देखना है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। 1 नंबर का है तो एक मार्क्स आ गया आपको। अब बच्चों लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। 1 नंबर का है, ठीक है। तो टू मेक द, अब हम लोग पढ़ते हैं, टू मेक द स्पोर्ट्स डे ऑफ द स्कूल सक्सेसफुल। ठीक है, स्पोर्ट्स डे को सक्सेसफुल बनाने के लिए द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल डिवाइडेड ऑल द एक्टिविटीज। सेम चीज मेरे को लग रही है यार, डिवाइडेड हर चीज को क्या कर दिया, मतलब पूरे काम को क्या कर दिया, छोटे छोटे हिस्सों में, टास्क में डिवाइड कर दिया। इज डीलिंग विद द स्पेसिफिक एरिया ऑफ होल्डिंग अ इवेंट, अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट। इच ग्रुप वाज प्लेस्ड अंडर द ओवरऑल supervision of a senior teacher. The physical education teacher was made responsible for holding different events, the home science teacher for refreshment and the math teacher for medals। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये तो सेमी क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर भी ऑर्गेनाइजिंग ही होगा। सो बच्चों अब इसका सॉल्यूशन देखोगे तो क्या आ गया, ऑर्गेनाइजिंग आ गया। ओके, ठीक है बच्चों, मेरे साथ आप और एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हमें एक फंक्शन बताना है और 2 स्टेप बताना है। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो 3 नंबर का है, इसमें से 1 नंबर का मार्क्स आपको फंक्शन बताने में लगेगा, 2 स्टेप मतलब 2 मार्क्स का आपका उसमें लगेगा। ठीक है, तो चलो फटाफट हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्ट हमें मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देते हैं कि हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, कि फंक्शन ढूंढना है, उसके 2 स्टेप बताना है। ठीक है, अ कंपनी नेम्ड माही साइकिल, एक कंपनी का नाम था माही साइकिल, हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच इन द मिडिल ईस्ट। एक माही साइकिल थी, उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना एक मिडिल ईस्ट में भी अपना ब्रांच को लगाया जाए। द कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड द अमाउंट ऑफ द वर्क टू बी डन। कंपनी ने आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज का मतलब है कंपनी ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि उन्हें कौन सा वर्क करना चाहिए। द कंपनी हैज फाउंड आउट दैट इट विल टेक 25,000 hours of man work and has subsequently divided the number of works for the different operation। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करो, यहां तक द अमाउंट से लेकर, यहां से जो आपको रिकॉग्नाइज से लेकर, द कंपनी हैज रिकॉग्नाइज से लेकर आप क्या करो, यहां तक मेरे साथ द कंपनी हैज फाउंड से लेकर यहां तक आप क्या करो, वैसे ब्लैक पेन के साथ मार्क कर दो। अब द रियल चैलेंज ऑफ द कंपनी बिगेन हियर, मतलब एक कंपनी के लिए एक ऐसी चैलेंजिंग स्थिति अभी आई कि वेरी मैथमेटिकली responsibility of the recognized amount of work has been given to the different individual according to their capability। मतलब जो भी वर्कर को हम लोग ने काम दिया वो उनकी कैपेबिलिटी, मतलब उनकी स्किल और क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल और क्वालिफिकेशन के क्या किया, स्किल एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम लोग ने क्या किया, उन्हें काम दे दिया। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या लग रहा है, कौन सा फंक्शन होगा बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होगा एग्जैक्टली। और रिकॉग्नाइज्ड, देखो आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क होगा सबसे फर्स्ट पॉइंट, फॉर श्योर है। देखो आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, फिर आपको क्या करना है, उसके बारे में यही थोड़ी जो लाइन है उसको लिखना है। और फिर सेकंड बात है असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, क्योंकि यहाँ पे उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, जॉब दे रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज का भी आपका आ गया। तो ओवरऑल देखोगे तो बच्चों केस स्टडी ऐसे करते हैं, और इससे रिलेटेड मैंने अभी आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। गाइस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी, और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजिंग को हम क्या कहते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग को हम सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो
इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग करने के एक्चुअल में हमें फायदे क्या मिलते हैं। तो सबसे पहला फायदा है हमारे पास बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट मतलब एडवांटेज, फायदे। स्पेशलाइजेशन मतलब एक्सपर्ट। आप समझते हैं ना एक्सपर्ट कौन है? अभी मैं आपको समझाता हूं एक्सपर्ट का मतलब क्या है एक्चुअल में। सपोज करना आपके पास, आपको जो पढ़ाई के लिए आपके पास कौन सी, मतलब अगर मैं आपकी बात करूं स्टडीज की, ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है? अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, बिजनेस पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, और एक अपना एक सब्जेक्ट रहता है कोई भी। सपोज करना कि कॉमर्स मैथ्स वाला तो आपने मैथ्स ले लिया, ठीक है, तो आपको ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ता है पूरे साल भर में, है ना। तो अगर मैं आपको कह दूं कि पूरे साल भर में आपको ना इकोनॉमिक्स पढ़ना, ना बिजनेस पढ़ना, ना इंग्लिश पढ़ना, ना मैथ्स पढ़ना, सिर्फ आपको पूरे साल भर में अकाउंट्स पढ़ना, आपको दिन रात अकाउंट्स पढ़ना है, तो आप कहीं ना कहीं क्या हो जाओगे? अकाउंट्स के एक्सपर्ट हो जाओगे। क्योंकि मान लो कि अकाउंट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मान लो आपको स्टार्टिंग में बड़ा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको स्टार्टिंग में 20 मिनट्स लगता था। लेकिन जब आप पूरे साल भर वही चीज को पढ़ते जाओगे, कंटिन्यू वही अकाउंट्स ही पढ़ते जाओगे दिन भर, तो कहीं ना कहीं आपको लास्ट में ना एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट लगे, या फिर उससे भी कम लगे, है ना। तो यहाँ पे मेरा मोटिव ये है कि जो काम या जो भी चीज आप करते हो, और वो चीज अगर आप वही चीज को बार वही चीज को हमेशा करते रहते हो ना, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। तो सेम चीज जब भी कोई इंडिविजुअल, मतलब कोई भी वर्कर या एम्प्लॉय या फिर कोई भी सबऑर्डिनेट, जब एक काम को, एक जॉब मतलब काम, जब एक जॉब को रिपीट मतलब बार, रिपीट का मतलब, रिपीटली का मतलब बार, ठीक है। तो जब एक एम्प्लॉय, इंडिविजुअल, जो भी आप बोलो, जब वो उसको आप एक काम बार करने बोलोगे ना, तो वो उस काम के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा उस काम को करने के लिए, है ना। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब बच्चों यही है कि ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में भी हमें जाना था, हम क्या करते हैं? असाइन करते हैं ड्यूटीज पूरे लोगों को। तो जब हम उनको ड्यूटी करते हैं ना, तो हर बंदे को हम क्या कर देते हैं? उसका काम उसको बता देते हैं कि तुझे ये करना है। तो वो जब उसी काम को वो बस बार उसी जॉब को बार करते जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग के कारण क्या होता है? आप कहीं ना कहीं पे एक्सपर्ट हो जाते हो। अब मुझे आप और एक चीज बताओ कि मान लो कि ये जो वर्कर है, अगर ये मेरी मशीन चला रहा है, ये वर्कर है, ये मेरी मशीन चलाता है, पूरे सालों तक ये मेरी मशीन चलाता है, तो कहीं ना कहीं ये मशीन चलाने में भी एक्सपर्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे बच्चों ये मेरा कोई भी नुकसान कम करेगा, टाइम भी कम लगाएगा। टाइम इसलिए कम लगाएगा क्योंकि ये तो पूरे साल भर करते आ रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं एकदम फास्ट हो जाएगा, है ना, जिसके कारण टाइम भी कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फायदा हो जाता है जब आप उसको बता देते हो कि तुझे करना क्या है। जब आप उसको एक जॉब बार देते हो ना, तो वो उस काम को करने के लिए क्या हो जाता है? बहुत एक्सपर्ट हो जाता है, जिसके कारण कॉस्ट कम आती है, टाइम कम लगता है, और साथ ही साथ आपकी मेहनत, एफर्ट भी आपको कम लगता है ना। तो स्पेशलाइजेशन का सबसे बड़ा आपको यही फायदा हो जाता है। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का यही है कि जब आप इंडिविजुअल को, जब आप जॉब बार रिपीट करने देते हो, तो स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, जिसके कारण आपको कॉस्ट कम आता है, टाइम कम आता है, एफर्ट कम आता है, ठीक है। और एक चीज, ये बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब तो बच्चों ये है, ठीक है। अब क्या हो जाता है इससे? कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, जो भी वर्कर है, जब वो एक्सपर्ट हो जाता है ना, तो उसकी ग्रोथ लेवल ऑफ इंडिविजुअल, मतलब उसकी ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है रोल क्लैरिटी। देखो बच्चों, जब भी कोई भी व्यक्ति कंपनी में ज्वाइन होता है ना, तो हम उसके कागज का टुकड़ा पकड़ा देते हैं। इस कागज के टुकड़े को हम क्या कहते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, जिसमें इस टुकड़े में ये लिखा रहता है कि एक बंदे को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और भी उसे कब से कब तक काम करना है, कितने समय में लंच लेना है। ये सारी बातें, हर वो बातें क्या रहती है? एक वर्कर को उसके कागज के टुकड़े, जिसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, उसमें पहले ही से ये सारी चीजें पता चल जाती है। तो इसका दिमाग जो है ना, इसका दिमाग पहले से क्लियर है कि हाँ, ये कंफ्यूज नहीं है। अगर मैं बताऊं तो आप भी कभी कभी कंफ्यूज होते हो। अगर आपकी मम्मी ने बोला बेटा ये सामान ला देना, तो आप कंफ्यूज होते हैं, यार ये सामान, क्योंकि मम्मी ने आपको एक्चुअल में बताया नहीं रहता ना कि कौन सा सामान लाना है, तो आप एक्चुअल में कंफ्यूज रहते हो कि कौन सा सामान, तो आपके दिमाग में ना सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? पहले से ही हर इंडिविजुअल को क्या कर देते हैं? पर्चा पकड़ा देते हैं, जिसमें उसकी सारी काम करने की बातें लिखी रहती है, जिसके कारण उसे कहीं ना कहीं हर चीजें पता रहती है कि उसे एक्चुअल में करना क्या है। तो वो क्या करता है? कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, और कुछ भी ऐसी कोई भी चीज नहीं करता जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन को घाटा हो। तो कहीं ना कहीं पे ऑर्गेनाइजिंग के कारण क्या है? वहां पे रोल क्लैरिटी रहती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बच्चों क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही, ये वाले फोर्थ पॉइंट में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सेम चीज है, ठीक है। इसका मतलब ये है, हु विल रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको बताएगा, इसे हम कहते हैं क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, जो कि ऑर्गेनाइजिंग के कारण ही पॉसिबल है, जिसके बारे में आपने आखिरी वाले प्रोसेस के बारे में इससे पढ़ चुका है। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब बच्चों ये ऑप्टिमम का मतलब क्या है? ऑप्टिमम मतलब बच्चों होता है अच्छा, अच्छे से
यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज, और रिसोर्स का मतलब आप जानते हैं जो भी पैसा, इंसान, जो भी हमारे प्रोडक्शन या फिर जो भी ऐसे व्यक्ति जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, वो सारी चीजों को हम रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर हिंदी में पढ़ोगे तो इसका मतलब है अच्छे से यूज करना है रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ये चीज ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के कारण पॉसिबल होती है। अब सर ये कैसे होता है? ठीक है, तो बच्चों अब ये इसको ना मैं आपको और डीपली एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले आप ये जानो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब ये होता है बच्चों, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब ये होता है कि एक काम को एक वर्क को बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एक काम को बहुत सारे लोग कर रहे हैं। थोड़ी बेकार हैंडराइटिंग है, लेकिन आप समझ लो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब है एक काम को बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या कर इरेजर रख रहा हूँ। अभी मुझे आपको एक समझाना है, कुछ समझानी है। देखो, मान लो सपोज करना कि मैंने क्या किया, सोचा कि यार चेयर बनाते हैं। तो चेयर बनाने के लिए ना मुझे पता है कि चेयर बनाने के सबसे पहले तो मुझे लकड़ी काटना पड़ेगा, फिर उसे असेंबल करना पड़ेगा, लकड़ी को इस तरीके से रखना पड़ेगा कि वो चेयर के शेप में आ जाए। थर्ड, मुझे आखिरी में क्या करना पड़ेगा, चेयर के लिए पॉलिशिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 वर्कर को रखा और मैंने इन वर्कर को बोला बेटा तुम्हें ना चेयर बनाना है, और मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ मैंने उन्हें कहा कि बेटा तुम्हें ना चेयर बनाना है। तीनों को मैंने बोल दिया, ए को भी बोला, बी को भी बोला, सी को भी बोला कि बस तुम्हें चेयर बनाना है। तो हुआ क्या, ये जो तीनों होशियार है ना, ये जो तीनों मेरे होशियार है, इन्होंने क्या किया, ए ने तो अपना वुड कटिंग किया। अब बी का सोचो, बी ने भी क्या कर दिया, वुड कटिंग कर दिया। सी ने भी क्या कर दिया, वुड कटिंग कर दिया। ठीक है, तो मैंने इनको कहा था कि बच्चों तुम्हें ना, मैंने इन तीनों वर्कर्स को कहा था कि तुम्हें ना इस समय तक, आज के समय तक ना 5 चेयर बना के देना है। तो इन्होंने क्या किया, तीनों ने वुड कटिंग का काम कर दिया, क्योंकि मैंने इन्हें ये नहीं बताया कि जो वुड कटिंग का काम है वो ए करेगा, असेंबलिंग का काम बी करेगा, पॉलिशिंग का काम सी करेगा, ये इन्होंने मैंने बताया नहीं। तो इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने सब तीनों ने वुड कटिंग का काम कर दिया। तो बच्चों आप देखोगे, मैं ना एक दिन में मैंने इनको कहा था कि चेयर बना लो, तो अब आप देखोगे कि इन्होंने तो वुड ही काट किया, ना इन्होंने असेंबलिंग की, ना इन्होंने पॉलिशिंग किया। मतलब एक दिन में इन्होंने ना एक भी चेयर नहीं बना पाई। तो कहीं ना कहीं देखोगे आप, वेस्टेज हो गया। देखो, टाइम भी वेस्ट हो गया, पूरा दिन वेस्ट कर दिया इन्होंने, क्योंकि सबने क्या कर दिया, वुड कटिंग की, साथ ही साथ अपनी मेहनत भी वेस्ट कर दी, है ना। तो अभी मैं आपको समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या है। और साथ ही साथ देखो, वेस्टेज तो हो गया, पूरा दिन वेस्ट चले गया, क्योंकि तीनों जो काम वुड, ए को वुड कटिंग करना था, बी को असेंबली करना था, सी को पॉलिशिंग करना था, इन्होंने किया नहीं। लेकिन तीनों ने क्या कर दिया, पहला वाला वुड कटिंग का काम तीनों ने किया पूरे दिन भर, और पूरे दिन भर में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक भी चेयर नहीं बना के दी। तो कहीं ना कहीं टाइम और एफर्ट दोनों वेस्ट हो गया, है ना। और कहीं ना कहीं आप देखोगे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो गया, मतलब एक काम को बहुत लोग कर रहे हैं। ये वुड कटिंग को काम को देख रहे हो, ये भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, तीनों क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कर रहे हैं। और अब मैं ऑर्गेनाइजिंग का मैं आपको बताऊं तो ऑर्गेनाइजिंग में मैंने आपको क्या सिखाया था कि हम क्या करते हैं, जो भी वर्कर है उसको क्या करते हैं, रोल क्लैरिटी बता देते हैं, इनको एक जॉब डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, जिसमें उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि उन्हें करना क्या है। तो अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से, अगर मैं पहले ही इनको पर्चा दे देता, इनको मैं पहले ही पर्चा दे देता कि भाई ए को वुड कटिंग करना है, बी को असेंबली करना है, सी को पॉलिशिंग करना है, तो कहीं ना कहीं मेरी एक दिन की वेस्टेज, टाइम भी बच जाता, एफर्ट भी इनका वेस्ट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं बच्चों वेस्टेज जो है कम हो जाती, कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी कम हो जाता। मतलब मेरा यहाँ पर मतलब यह है कि अगर आप ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो करोगे तो आपको ना वेस्टेज होगी ना डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा। और अगर ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं इनको पता नहीं होगा कि इन्हें करना क्या, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कब करना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं रहेगा। तो इन लोग ऐसे काम करेंगे जिसके कारण वेस्टेज हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन फॉलो करके इन्हें जॉब डिस्क्रिप्शन दे दोगे तो ये क्या करेंगे, वेस्टेज भी कम करेंगे, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी कम होगा, जिसके कारण जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग जब आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से यूज कर पाते हो रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ये अभी आपने समझ गए होंगे इस पॉइंट का मतलब। सो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये जानो कि यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट या फिर हार्मनी इन वर्क, ये दोनों का ना मतलब एक होता है। ये दोनों का मतलब ये होता है एक साथ काम करना, एक साथ काम करना, उसे हम यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट कहते हैं या फिर हार्मनी इन वर्क कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज में आप ये नोट्स में अच्छे से लिख लेना, मैं अभी आखिरी में आपको नोट्स लिखने का मौका दूंगा। तो इसको समझने से पहले आपने ये जाना था डिपार्टमेंटलाइजेशन का, में जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी सेम एक्टिविटी है उसे हम एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। जैसे मान लो कि जिसको जो भी काम पैसे वाले का जो जिसका भी काम है तो हम उसको क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। मतलब अगर मान लो कि जो भी पीपल सामान बेचने का काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, तो जो भी पीपल एक जैसा काम करते हैं तो हम उन्हें क्या कर देते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। तो इसी का एग्जांपल मैंने क्या किया यहाँ पे लिया है, मतलब जो भी बंदा सेम काम करता है उसको हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। वैसे ही ये 3 जो बंदे हैं ना, ये 3 बंदे सामान बेचने का काम करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, एक डिपार्टमेंट में डाल दिया है।
अब इससे एक फायदा क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजिंग करने का फायदा क्या होगा, देखो अब इनका ना ये जो सेल डिपार्टमेंट का है, इनका एक टारगेट है, इनका क्या टारगेट है, इनका ये टारगेट है कि इन्हें 20% को सेल इंक्रीज करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो ये जो बंदा ये बोलेगा कि यार मैं ना ये वाला काम करूंगा, ये बोलेगा अच्छा मैं ना ये वाला काम करूंगा, और ये बोलेगा कि मैं ये वाला काम करूंगा। मतलब टोटल जो काम है ये क्या करेंगे, आपस में ये तीनों काम को क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, जिसके कारण इनका ये जो ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है बच्चों, यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट या हार्मनी इन वर्क, मतलब एक साथ क्या हो जाता है, काम करते हैं, जिसके कारण टारगेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का ये है, मतलब है कि इससे अगर आप ऑर्गेनाइजिंग का इस्तेमाल करें तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आपका मिल जाएगा, जहां पे हर बंदा क्या करेगा, ग्रुपिंग के कारण क्या कर देगा, एक साथ मिलकर काम करेगा, जिसके कारण उसका जो टारगेट है वो क्या हो जाएगा, अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो आपस में बांट लेंगे ना कि तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, जिसके कारण सब टोटल क्या हो जाएगा, पूरा जो टोटल काम है वो सबके कारण क्या हो जाएगा, टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट, एडेप्टेशन टू चेंज। देखो ये टॉपिक को समझने के लिए ना मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल से देखो कि आपकी असेंबली है, स्कूल असेंबली होती है ना, तो मान लो कि आप ऐसे स्कूल में जहाँ पे आपकी असेंबली क्या होती है, ग्राउंड में होती है, बड़े से ग्राउंड में। यहाँ पे टीचर क्या करता है, भाषण देता है, और यहाँ पे क्या है, कॉमर्स वाले बच्चे भी यहाँ लाइन में खड़े होते हैं, यहाँ पे पीसीएम वाले भी बच्चे खड़े होते हैं लाइन में, यहाँ पे बायो वाले भी खड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि इस तरफ ना कोई छोटे छोटे बच्चे भी खड़े होते हैं, इस तरफ भी छोटे छोटे कोई बच्चे खड़े होते हैं। तो यहाँ पे अभी आप समझना, मैं आपको समझा दूंगा कि इसको मैं समझा क्यों रहा हूँ। तो देखो मान लो कि अब बहुत गर्मी है, ठीक है, और आप सभी को मन है कि यार जल्दी से जल्दी क्लास में जाए। अब टीचर ने ये वाला टॉपिक चालू कर दी, कि पीसीएम वाले बच्चों को ना ये सब करना है, मतलब पीसीएम वाले बच्चों से रिलेटेड टॉपिक वो क्या कर रही है, 30 मिनट तक गुन गा रही है, मतलब 30 मिनट तक पीसीएम से रिलेटेड टॉपिक पे बच्चों को बात कर रही है। तो जो भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ये जो कॉमर्स वाले बच्चे, जो बायो वाले बच्चे, जो भी छोटे छोटे बच्चे, ये इनका दिमाग खराब होगा, ये बोलेंगे अरे यार टीचर को जब पीसीएम वाले से बात करनी है तो हमें क्यों रोके रखा है, हम क्यों गर्मी में यहाँ पे सड़ रहे हैं, हमें तो अपनी अपनी क्लास में जाने दो, और भले पीसीएम वाले से बात करें तो पीसीएम वाले को रोको, और बाकी हम सब बच्चे लोग को क्लास में जाने दो क्योंकि बहुत गर्मी है, ऐसी होगा। तो सेम चीज बच्चों यहाँ भी होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हर मैनेजर को क्या करना चाहिए, उस प्रॉब्लम को वो ही डिपार्टमेंट में बताना चाहिए जहां पे प्रॉब्लम है। देखो जैसे इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ, देखो जो भी बिजनेस है ना, उसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे आपने बिजनेस में पढ़ा था स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस, जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल बहुत सारे फैक्टर्स है, जिसके कारण बिजनेस में क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। और ये जो मैनेजर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, देखो बाहर बिजनेस में पूरी नजर रखते हैं, पूरी बाहर के एनवायरमेंट में नजर रखते हैं, देखो कैसे नजर रखते हैं तीनों मैनेजर। और जैसे मैनेजर्स को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये क्या कर देते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट को बता देते हैं। मतलब सपोज करना कि इन्हें पता चला कि अरे यार रॉ मटेरियल्स ना महंगे होने वाले हैं, रॉ मटेरियल्स क्या होने फ्यूचर में महंगे होने वाले, ये इनको पता चल गया बाहर के एनवायरमेंट से। तो ये क्या करेंगे, फटाक से जाएंगे किसके पास, परचेज डिपार्टमेंट के पास और फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, इनके पास जाएंगे, बोलेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि हमें अभी पैसा चाहिए क्योंकि फ्यूचर में पैसा मतलब रॉ मटेरियल महंगा हो गया, तो आज सस्ते में बिक रहा है, तो हमें जल्दी से पैसा दो, आज ही हम क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट को भी यही बताइए कि रॉ मटेरियल फ्यूचर में महंगा होने वाला है, तो तुम अभी से खरीद लो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि चेंजेस कैन बी अडॉप्टेड इन दैट एरिया वेयर इट मे बी अफेक्टेड, मतलब जहां भी चेंज करने की जरूरत है उसी में क्या करो आप, मतलब बताओ। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैनेजर्स ने क्या देखा कि यहाँ पे सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, तो वो क्या की इमीडिएटली जाके वो दो डिपार्टमेंट को बता दी। अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती, सेल्स डिपार्टमेंट को भी इसमें ले लेती है और बताती कि रॉ मटेरियल महंगा होने वाला है, तो सेल डिपार्टमेंट का दिमाग खराब होगा। जैसे आप बच्चों का भी दिमाग खराब होगा कि नहीं, अगर पीछे वाले का टॉपिक में आपको भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, अरे यार इतनी गर्मी है, वैसे ही पीछे वाले का टॉपिक है, हमें क्यों बता रहे हो, हमें क्लास में जा रहे हैं, हमें कॉमर्स वाले से कोई मतलब नहीं है, बायो वाले को कोई मतलब नहीं है, तो जिन्हें मतलब है उनको यहाँ पे असेंबली में रहने का, बाकी सबको छोड़ दो, है ना। तो वैसे सेल डिपार्टमेंट भी कहेगा अरे यार ये रॉ मटेरियल का जो भी केस है, ये तो परचेज और फाइनेंस का काम है, उन्हें बताओ ना, हम सेल डिपार्टमेंट को क्यों बता रहे हो। तो कहीं ना कहीं जब ऑर्गेनाइजिंग आप कर देते हो ना, तो कहीं ना कहीं ग्रुपिंग हो जाती है हर डिपार्टमेंट की। तो इससे क्या हो जाता है, जो भी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आती है तो मैनेजर्स क्या करते हैं, उसी डिपार्टमेंट में बताते हैं, बिना कोई डिपार्टमेंट में जहां पे जरूरी नहीं है उन्हें कोई परेशानी नहीं देते, है ना। अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अगर पता चल गया कि ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे सेल डिपार्टमेंट का दिमाग खराब हो जाएगा, वो बोलेगा अरे यार परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट का भाषण मैं क्यों सुन रहा हूँ करके, है ना। तो कहीं ना कहीं सेम चीज यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, तो चेंजेस वहीं पे लाओ जहाँ पे जरूरत है, ठीक है। तो मैनेजर्स भी क्या करते हैं, जब भी उन्हें पता चलता है कि प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करते हैं, उसी डिपार्टमेंट में बताते हैं जहाँ पे जरूरत है, ठीक है। और ऐसे डिपार्टमेंट को परेशान नहीं करते जहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एडेप्टेशन टू चेंज का मतलब है आप इजीली अडॉप्ट हो सकते हो, जो भी डिपार्टमेंट में चेंजेस लाना हो आप उसमें आराम से चेंजेस ला सकते हो, बिना कोई और डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब किए हुए। देखो 7 पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ। बच्चों एक्सपेंशन का मतलब है बढ़ाना और ग्रोथ का मतलब है उसे बड़ा करना, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट 1 और 4 की बात करूं, पॉइंट 1 और 4 की बात करूं, तो देखो अगर आप कोई भी चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे, कोई भी चीज में आपको वेस्टेज कम होगा और कहीं भी आप डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं देखना ऑर्गेनाइजेशन का ना प्रॉफिट ज्यादा आएगा।
और जब प्रॉफिट ज्यादा हो तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, इस पैसे को ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ और एक्सपेंशन पे लगाएगी। तो कहीं ना कहीं पे ऑर्गेनाइजिंग के कारण क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भी हो जाएगा, जिसके कारण ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन का। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग में बताया था कि डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ये वाला टॉपिक है, ये मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। अभी भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो डेलीगेट वाला जो टॉपिक है ये मैं आपको अगली लेक्चर्स में बताऊंगा, जहां पे इसका टॉपिक आएगा आप अपनी बुक में सर्च करना तो आपको ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो डेलीगेट का मतलब क्या होता है बच्चों, हम क्या करते हैं अपना काम अपने अंडर, जो आपके अंडर जो भी काम करता है ना उसको अपना काम सौंप देते हैं। तो डेलीगेट में ये होता है बच्चों, जो भी बॉस होता है ना वो क्या करता है अपना काम अपने वर्कर को डेलीगेट कर देता है, मतलब जो भी उसका रूटीन काम है ना वो क्या करता है अपने वर्कर्स को उसको डेलीगेट कर देता है, जिसके कारण बॉस में जो बर्डन है, बॉस का जो बर्डन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो अपना पूरा जो रूटीन वर्क है वो क्या करता है अपने वर्कर को बोलता है कि तू कर ले, जिसके कारण उसका बर्डन कम हो जाता है। अब जैसे उसका बर्डन कम हो जाता है तो ये जो बॉस है ये क्या करता है बच्चों, मेन टास्क में फोकस करता है, जो भी एकदम मेन काम है उसमें वो फोकस करता है। तो कहीं ना कहीं डेलीगेट के बारे में तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन डेलीगेट मतलब ये डाल लो कि कहीं ना कहीं बॉस क्या करता है अपना काम अपने वर्कर के साथ शेयर करता है, बोलता है बॉस अपने वर्कर को ये बोलता है कि मेरा जो रूटीन वर्क है ये तू कर ले, जिसके कारण बॉस को क्या होता है बर्डन फ्री हो जाता है और वो क्या करता है अपने मेन टास्क में फोकस कर पाता है। ठीक है, तो इसके कारण बच्चों ये 8 पॉइंट्स थे जो आपको जान लेने हैं। हे गाइस, लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केस स्टडी, नोट्स, ये सारी चीज़ आप किधर से ले सकते हो। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो ओपन करना, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो। मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है बिंग कॉमर्स। ठीक, फिर एंटर कर दो। अब गाइस जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज दिखेगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, जाके देख सकते हो 23,000 फॉलोअर्स है। फेसबुक भी कर सकते हो गाइस फॉलो। ठीक है, और गाइस यहीं पे आप देखो नीचे आओगे, यहाँ यूट्यूब का है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिंग कॉमर्स का, bingcommerce.in का वेबसाइट। यहाँ पे जाके क्लिक करो तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब गाइस जैसे वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पे ब्लॉग में आना, अपनी क्लास सिलेक्ट करना, जैसे क्लास 12 में हो तो गाइस जैसे आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ में क्लिक कर दोगे तो आपको अब यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स यहाँ पे है, बस रीड मोर करोगे तो पूरा उसका नोट्स खुल जाएगा। और गाइस अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो क्लास 12 में जाना, केस स्टडी में यहाँ पे क्लिक करना, बिजनेस स्टडी से केस स्टडी में जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज़ की केस स्टडीज़ मिल जाएगी। ठीक, तो गाइस ये लोड होने में तो टाइम लगता है। ठीक, तो ये अपने आप लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सारी केस स्टडी मिल जाएगी, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी केस स्टडी ये देख सकते हो, जूम भी करना चाहो तो पास भी लेके जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और गाइस यहाँ पे अगर आपको क्लास 12 यहाँ पे हैंडी लेक्चर नोट्स का भी ऑप्शन है, मतलब ये लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट है, तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना होगा तो आप यहाँ पे भी चले जाओ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और सेकंड चीज हम लोग आज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, और ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब समझना है। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का अगर मैं मीनिंग यहाँ पे लिखा हूँ, फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। कुछ समझ में नहीं आया, राइट? तो यहाँ पे क्या करना है आपको, मैनेजरियल में लेवल ऑफ मैनेजमेंट लिखना है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और यहाँ ऑपरेशनल में क्या करना है, आपको वर्कर्स लिखना है। अब मैं इसको आपको समझाऊं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब, तो यहाँ पे देखना, सपोज करना कि ये वाला चार्ट देख लो, मान लो कि आप देखो जो जनरल मैनेजर होता है ना वो क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेन रख रहा हूँ या फिर ये वाली पेंसिल। ठीक है, और ये मान लो कि ये जो यहाँ पर है ये क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, और यहाँ पे ये कौन है, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, और ये यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपने चैप्टर 1 में पढ़ के रखा है कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट, फिर उसके नीचे वर्कर्स आता है। ठीक है, तो ये आपने चैप्टर 1 में क्या कर पढ़ के रखा है। अब सपोज करना कि आप ये हो, ठीक है, आपके नीचे एक वर्कर है, ठीक है, आपके नीचे एक एम्प्लॉइज है, इसके नीचे क्या है, एक और एक एम्प्लॉय है, आपके ऊपर आपका बॉस है। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताओ कि आप कौन हो, आप ये हो, राइट? अब आपको पता है कि आपका बॉस ये है, तो जो बॉस बोलेगा आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीज फॉलो करना पड़ेगा। वैसे ही जो आप अपने वर्कर को बोलोगे, आपके नीचे जो काम करता है, जो भी चीज आप उसको बोलोगे, इस व्यक्ति को बोलोगे, वो व्यक्ति क्या करेगा, उसे आपकी बात को सुनना पड़ेगा। वैसे ही ये व्यक्ति अगर अपने नीचे वाले को जो भी काम बोलेगा, वैसे इस व्यक्ति को ऊपर वाले की बात माननी पड़ेगी। अब मान के रखो कि अगर ये वाला जो व्यक्ति है इसको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये क्या करेगा, इसके जो ऊपर का बॉस है इसको बताएगा,
कोई प्रॉब्लम आ गई और ये सॉल्व नहीं कर पा रहा तो ये क्या करेगा, ये आपको बताएगा। वैसे ही अगर आपसे कोई प्रॉब्लम ना सॉल्व हो रही हो तो आप क्या करोगे, अपने ऊपर वाले बॉस को बताओगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाता है बच्चों, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, टॉप मिडिल लोअर और फिर उसके नीचे वर्कर्स। तो ये क्या होता है, एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं आपको मीनिंग बताऊं तो लेवल ऑफ मैनेजर मतलब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक वन जनरल मैनेजर से लेकर 20 मैनेजर तक, यहाँ पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये क्या हो गया, ये लेवल ऑफ मैनेजर मैनेजर टास्क हो गया। ऑपरेशनल मतलब बच्चों ये नीचे वाले सबसे जो नीचे वर्कर्स रहता है ये। तो आप ऐसे ही क्या हो जाता है, जब आप प्लानिंग करते हो ना, उसके बाद जब आप सब चीज सेटअप करते हो कौन क्या करेगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा जिसमें सबको पता रहेगा कि उसके नीचे कौन है, उसके ऊपर कौन है, आपका काम क्या है, आपके नीचे वाले का काम क्या है, हर वो सारी चीज। कोई दिक्कत होगी तो वो क्या करेगा, अपने ऊपर वाले बॉस से सब बात बताएगा। तो ऐसे करके ना एक स्ट्रक्चर फॉलो हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया कि स्ट्रक्चर फॉलो हो गया। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ देखो, जब लेवल ऑफ मैनेजमेंट और वर्कर्स को जब आप मिला दोगे ना तो एक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा, एक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे ऑपरेशनल स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। सो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, एक फ्रेमवर्क है विद इन विच मैनेजियल मतलब लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मतलब वर्कर्स टास्क आर परफॉर्म, ठीक है। तो ये अपने आप बन जाता है, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब आपको क्या करना है, मुझे चीज आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझ लिया। अब यहाँ पे मैंने केस 1 और केस 2 लिया है, ठीक है। देखो अब आप मुझे बताइए कि ये दोनों केस 1 और केस 2 में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसका बड़ा है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 4 स्टेप का है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 स्टेप का है। तो मैं अगर आपसे पूछूं दोनों में बड़ा कौन सा है, 4 या 5, तो आप क्या बोलोगे 5। मतलब केस 2 में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बड़ा है एज कम्पेयर टू केस 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या कर दूंगा, ऐसे ऊपर वाली एरो दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बड़ा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर केस 2 में बड़ा है, लेकिन केस 1 में केस 1 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर छोटा है एज कंपेयर टू केस 2, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि दो केस में, देखो केस 1 में 4 है इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर केस 1 में छोटा है, इसलिए मैंने नीचे वाला एरो बनाया है। लेकिन केस 2 में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, बड़ा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 एज कंपेयर टू केस 1, इसलिए मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने बड़ी वाली एरो डाली है, अप वाली एरो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बच्चों इतना ही है जो आपने अभी समझ लिया। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना, ये दो टाइप में डिवाइड है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जानना है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है और ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम से पूछ लेता है और बहुत अच्छे खासे नंबर का पूछ लेता है, ठीक है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, देखो, ठीक है। लेकिन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के लिए मैंने आप सभी के लिए एक अच्छा डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये डायग्राम से आप इजीली समझ जाओगे कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। देखो यहाँ पे एक मैनेजर है और उसके इस मैनेजर के अंडर क्या है, बहुत सारे एम्प्लॉइज या फिर वर्कर्स कह दो या फिर सबऑर्डिनेट कह दो, तीनों का मतलब ऑलमोस्ट एक ही एक है। बहुत वर्कर्स और एम्प्लॉइज में डिफरेंस है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा उन्हें एक मानो, ठीक है। तो आप एक मैनेजर हो मान लो और आपके अंदर क्या है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि कैसे एक मैनेजर इफेक्टिवली मतलब अच्छे से, इफेक्टिवली मतलब अच्छे से मैनेज मतलब कंट्रोल, ठीक है। तो कैसे एक मैनेजर अच्छे से कंट्रोल कर सकता है अपने एम्प्लॉइज को, उसे हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कैसे एक मैनेजर अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉइज या सबऑर्डिनेट्स या वर्कर्स काम करते हैं उन्हें कैसे अच्छे से कंट्रोल कर सकता है एक मैनेजर, उसे हम क्या कहते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊं, सो हाउ मेनी एम्प्लॉइज मतलब हाउ मेनी एम्प्लॉइज या सबऑर्डिनेट्स या फिर वर्कर्स कहते हो कैन बी इफेक्टिवली मतलब अच्छे से मैनेज्ड बाय वन मैनेजर, मतलब कैसे बहुत सारे एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट अच्छे से कंट्रोल हो सकते हैं एक मैनेजर की हेल्प से, उसे हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं। तो समझ गया मैं कैसे एक मैनेजर अच्छे से कंट्रोल कर सकता है उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉइज या वर्कर्स और सबऑर्डिनेट्स काम करें उनको, ठीक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आप सभी के लिए केस 1 और केस 2 रख दिया है। देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी मतलब जो भी मैनेजर है, अगर वो जितना उसके अंडर बहुत सारे लोगों का मतलब जैसे सपोज करना कि केस 1 और केस 2 मैंने रखा है, ठीक है। मान लो कि 100 वर्कर्स है और 100 वर्कर्स को 10 मैनेजर संभाल पा रहे हैं। वैसे यहाँ पर केस 2 में मैंने लिखा है कि 100 वर्कर्स है उनको 20 मैनेजर संभाल पा रहे हैं। तो मैं कहूंगा केस 1 में कि केस 1 में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। मैं क्या कहूंगा कि केस 1 में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा है, क्योंकि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि
एक मैनेजर कैसे अच्छे से कंट्रोल कर सकता है उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज को, तो जो मैनेजर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज को अपने अंडर कंट्रोल कर सकता है मतलब उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा है। तो वैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि देखो आप ये दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 100 दोनों वर्कर्स हैं, लेकिन केस 1 में क्या है 100 वर्कर्स को सिर्फ 10 मैनेजर ही कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन केस 2 में क्या हो रहा है 20 मैनेजर 100 वर्कर्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि केस 1 में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा है, ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर वाली एरो बनाया है। अच्छा है क्योंकि मतलब 10 मैनेजर मतलब कम मैनेजर ज्यादा से ज्यादा लोग को संभाल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है बेकार है, कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो पा रहा है केस 1 के कंपेयर में कि ज्यादा से ज्यादा मैनेजर लग रहे हैं 100 वर्कर को संभालने में, है ना। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट तभी अच्छा होता है जब एक मैनेजर ज्यादा से ज्यादा अपने लोग को उसके अंदर जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में संभाल पाता है, उसे हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अच्छा कहते हैं। और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बुरा कब होता है जब एक मैनेजर ज्यादा से ज्यादा लोगों को संभाल नहीं पाता अपने अंदर, तो उससे हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कम कहते हैं, मतलब उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बेकार है, ठीक है। तो बच्चों यही सेम चीज को रखते हुए अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि ये देखो सेम सिचुएशन है 10 मैनेजर और 100 वर्कर्स, ठीक है, यहाँ पे 10 मैनेजर्स और 100 वर्कर्स, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को क्या किया ज्यादा दिखाया है, लेकिन यहाँ पे 20 मैनेजर्स और 100 वर्कर्स, 20 मैनेजर्स 100 वर्कर्स, यहाँ पे हमने क्या किया स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को कम दिखाया है, समझ रहे हो। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जब कम है तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा है, जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ज्यादा है तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है कम है, ठीक है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बड़ा होगा उतना स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कम होगा, जितना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कम होगा उतना स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा होगा। तो देखो दोनों एक दूसरे से उल्टा है, जब बढ़ रहा है तो कम हो रहा है, तो जब कम हो रहा है तो बढ़ रहा है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसे नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशन कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में बच्चों क्या है नेगेटिव रिलेशन होता है। तो एग्जाम में आपको पूछ लेता है कि नेगेटिव रिलेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में कौन सा रिलेशन होता है, तो आपको क्या बताना है नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। तो आज उन्होंने जाना है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, होपफुली आपने समझ लिया होगा कि आज के लेक्चर के बारे में, तो फटाफट आप इस चीज को नोट कर लो पॉज करके वीडियो, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। ये दोनों जो टॉपिक्स है ना ये बहुत ही इजी है, ओके। इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तभी ये जाके समझ में आएगा आपको, नहीं तो अदरवाइज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। केस स्टडी में भी थोड़ा सा मतलब बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम भी आती है, तो चलो इसके बारे में आज जितना हो सके उतना अच्छे से इसे पूरा जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, अगर मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि कोई भी ब्रह्मांड में जितनी भी कंपनी है, कोई भी कंपनी या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकती है अपनी कंपनी में या फिर डिविजनल स्ट्रक्चर को अपनी कंपनी में फॉलो कर सकती है। तो जो कंपनी अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है तो क्या होता है, और जो कंपनी डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है तो क्या होता है। तो देखो जो भी कंपनी अगर वो अपनी कंपनी में फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करेगी ना तो वो क्या करती है बच्चों, वो ना सिंगल प्रोडक्ट अपनी कंपनी में बनाती है। मतलब अगर मैं अभी मैं आपको फंक्शनल का स्ट्रक्चर का बताऊंगा फिर आपको डिविजनल स्ट्रक्चर का बताऊंगा, ठीक है। तो जो भी फर्म फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करती है वो क्या करती है सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। सपोज करना बच्चों कि मान लो कि ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर ये जो फर्म है ये क्या करती है सिर्फ एसी बनाती है, ठीक है, एसी बनाती है। तो ये क्या करती है सिर्फ एसी बनाती है, तो कंपनी ना क्या करेगी एसी को बनाने के लिए वो क्या करेगी अलग अलग अपना एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाएगी। अगर मान लो कि पैसे से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ गई तो कंपनी क्या करेगी फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाएगी, फिर कंपनी क्या करेगी सेल्स डिपार्टमेंट बनाती है, परचेज डिपार्टमेंट बनाती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाती है, और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब बनाती है। तो ये जो कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाती है ना इसे हम क्या कहते हैं फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को यहाँ पे शॉर्ट में मैं एफडी लिख दिया हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट को एसडी, परचेज डिपार्टमेंट को पीडी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एमडी, ठीक है। तो सिंगल प्रोडक्ट मतलब एक ही प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। अब लेकिन कोई भी कंपनी क्या करती है बच्चों डिविजनल स्ट्रक्चर बनाती है। अब डिविजनल स्ट्रक्चर बनाती है तो कंपनी क्या करती है बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करती है। अब दोनों के बीच का आप डिफरेंस देखना, जैसे मान लो कि ये जो कंपनी है ये क्या करती है डिविजनल स्ट्रक्चर बनाती है और ये मल्टीपल प्रोडक्ट में काम करती है हमेशा, ठीक है। तो ये मान लो ये किस में करती है इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है। अभी आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा ना इसलिए आप दोनों चीज आपको डिफरेंशिएट हो जाएगी। ये क्या करती है इलेक्ट्रॉनिक्स में बनाती है, जैसे मान लो ये क्या करती है अपने बिजनेस में एसी भी बनाती है, ये अपने बिजनेस में क्या करती है बच्चों, ये अपने बिजनेस में मान लो कि टीवी भी बनाती है, ये अपने बिजनेस में बच्चों क्या करती है
मोबाइल भी बनाती है। और ये क्या करती है, और एक चीज ले लो, ये रेफ्रिजरेटर भी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिज भी बनाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी कंपनी फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाती है बच्चों, वो एक ही प्रोडक्ट, जैसे एसी सिर्फ बना रही है तो एसी ही बनाएगी, और उसके लिए क्या करेगी, फाइनेंस से परचेज और मार्केटिंग डिपार्टमेंट और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो क्या करती है, रख देती है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में जो भी फॉलो करता है ना, वो क्या करती है, वो बहुत सारी मल्टीपल प्रोडक्ट में काम करती है। मान लो जैसे अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बना रही है, तो वो क्या करेगी, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे एसी आ जाएगा, उसके अंदर टीवी भी आ जाएगा, मोबाइल भी आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर और भी सारी चीजें आ जाएगी, तो वो उसमें डील करती है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, एक ही प्रोडक्ट बनाती है। सपोज करना एसी को यहाँ पे हटा के आप यहाँ पे कर दो कि वो सिर्फ नूडल्स बनाती है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, सिर्फ नूडल्स नूडल्स में काम करेगी, एक ही प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट है। देखो नूडल्स मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट। अब उसके लिए वो क्या करेगी, सारे डिपार्टमेंट और सारे डिपार्टमेंट रख देगी। लेकिन जो भी कंपनी अगर डिविजनल स्ट्रक्चर है, तो वो क्या करेगी, नूडल्स की जगह वो क्या करेगी, ऐसे लिखेगी कि हम कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, मतलब कंज्यूमर फूड आइटम्स बनाते हैं। तो ठीक है, तो वो क्या करेगी, एसी की जगह वो क्या करेगी, नूडल्स रखेगी, और क्या क्या रखेगी, बटर भी रख देगी, जो जो चीज हम खाते हैं वो सारी चीजें रख देगी। ठीक है, जैसे बच्चों चिप्स भी रख देगी, और मान लो कि वो पैकेट वाला मिल्क भी रख देगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों इसमें, तो क्या हो रहा है, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो भी कंपनी फॉलो करती है सिंगल प्रोडक्ट बना, एक ही प्रोडक्ट बनाती है, उसके लिए वो क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देती है। लेकिन जो भी कंपनी डिविजनल स्ट्रक्चर करती है ना, वो क्या करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है, मल्टीपल मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करती है। ठीक है, जैसे इसमें किया, जैसे पहले इसने क्या किया था, एसी बना रही थी, तो एसी के डिपार्टमेंट इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनिक में काम कर रही थी, तो इसने एसी भी बनाते, टीवी बनाते, मोबाइल भी बनाते, रेफ्रिजरेटर भी बना दिया। अब एसी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट रख दिया, फाइनेंस, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग। टीवी के लिए भी ऐसे कर दिया, मोबाइल के लिए भी ऐसे कर दिया, रेफ्रिजरेटर के लिए भी ऐसे कर दिया। अगर मान लो अगर ये नूडल्स बनाते, नूडल्स का सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये सिंगल प्रोडक्ट में वापस डील करेगी। अब ये क्या करेगी, अब जो भी कंपनी डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करेगी, वो क्या करेगी, कंज्यूमर फूड्स में, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाता है। ठीक है, जैसे नूडल्स आ गया, बटर्स आ गया, चिप्स आ गया, पैकेट मिल्क आ गया, तो ये सब में काम करती है। तो बेसिकली फंक्शनल डिविजनल, होपफुली आप ये एग्जांपल से आप समझ पा रहे कि दोनों में क्या बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो एग्जाम्स में कभी कभी केस स्टडी आ जाती है कि वो आपको कोई भी एक प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, मतलब कोई भी मान लो कि जैसे वो आपको बोलेगा कि वो सिर्फ बाईसाइकिल बनाती है। ठीक है, तो वो आपको आइडेंटिफाई कर लेना, बाईसाइकिल सिर्फ बनाती है, वो क्या करे, सिंगल प्रोडक्ट बना रही है, मतलब वो कहीं ना कहीं फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है। नहीं तो वो ऐसे भी बोल सकता है वो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल्स बनाती है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, अब बच्चों ऑटोमोबाइल्स के अंदर सब चीज आ जाती है ना, बाइक्स भी आ जाएंगी, कार्स भी आ जाएंगी, बाईसाइकिल्स भी आ जाएंगी, हर वो सारी चीज ऑटोमोबाइल्स में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाता है, डिविजनल स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है बच्चों, दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है जो मैंने अभी आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। अब कभी कभी ना बच्चों एग्जाम्स में ना आपको कुछ सेंटेंस लिख देता है, जैसे मैं अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो अगर आपको ये 3 पॉइंट्स अगर कहीं पे दिख गए एग्जाम्स में, तो समझ लेना ये फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात है। जैसे सुटेबल इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। प्रोड्यूसिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, अभी मैंने आपको बताया, ये क्या करते हैं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं, जैसे एसी हो गया, या फिर सिर्फ नूडल्स बना रही है, या सिर्फ बाइसाइकिल बना रही है। ठीक है, और कभी कभी आपको अगर ये भी लाइन दिखे, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस रिक्वायर्स अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो लाइंस है ना, ये किसको डिनोट करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको ये लाइन दिखे तो समझ लेना फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। अगर डिविजनल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, तो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स या डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, उसे हम देखो, ये बेसिकली क्या होता है, ये जो भी कंपनी ऐसे फॉलो करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, एसी हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। ठीक है, जैसे अगर खाने की बात में करेंगे, नूडल्स भी करेगी, बटर भी, चिप्स भी, मिल्क भी। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल्स में कार, बस, ठीक है, और भी सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं डिविजनल स्ट्रक्चर में बच्चों मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली कहीं भी देगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ग्रोइंग कंपनीज व्हिच प्लान टू ऐड मोर लाइंस ऑफ प्रोडक्ट इन फ्यूचर। ठीक है, मतलब जो भी कंपनी चाह रही है। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो कंपनी क्या करती है, कभी कभी फंक्शनल स्ट्रक्चर से ना डिविजनल स्ट्रक्चर में आती है। ठीक है, अब इसका दो ही रीजन हो सकता है। चाहे मान लो कि कंपनी, अगर मान लो कि वो एसी बेच रही है, ठीक है, एसी बेचने से ना कंपनी को बहुत फायदा हो रहा है, तो कंपनी सोचती है अरे यार एक काम क्यों नहीं करता हूं, मैं तो एसी में तो फायदा कर ही रहा हूं, तो वो सोचता है काम करता हूं मैं ना टीवी बेचना चालू कर देता हूं। तो अगर वो एसी और टीवी एक साथ बेचेगा, तो वो क्या कर रहा है, दो प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फंक्शनल स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर में वो कंपनी आ जाएगी। ठीक है, तो यही बात है कि जो भी कंपनी, जो भी ग्रोइंग कंपनी अगर वो चाहती है कि वो और मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट को ऐड करे फ्यूचर में, तो वो क्या हो जाता है, डिविजनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। फंक्शनल किसमें चेंज हो जाता है, डिविजनल में चेंज हो जाता है। ठीक है, और दूसरा रीजन ये है कि कभी कभी कोई कंपनीज को लगता है यार, उन्हें ऐसा लगता है यार
क्या पता हमारा एसी में घाटा हो जाए, तो वो क्या करते हैं, जानबूझ के क्या करते हैं, अपनी कंपनी को बढ़ा देते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें बेचने लगते हैं। उनको लगता है कि अगर एसी में फायदा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तो टीवी में होगा, अगर टीवी में फायदा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मोबाइल में फायदा होगा, या फिर रेफ्रिजरेटर में फायदा होगा, कहीं ना कहीं फायदा होगा। ठीक है, तो कंपनीज कभी कभी ना दो चीजों के कारण कभी कभी अपना स्ट्रक्चर फंक्शनल से डिविजनल स्ट्रक्चर कर देती है। ठीक है, तो यही बात है कि जो भी अगर ग्रोइंग कंपनी चाहती है कि वो अपना मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट को ऐड करे अपनी कंपनी में, तो कहीं ना कहीं वो फंक्शनल से डिविजन में आ जाती है। Organizations which requires each division to be a self-contained as under divisional structure, each department has production, sales, finance department। मतलब बच्चों ये जितने भी अगर आपको सेंटेंस दे दिए तो समझ जाना कि ये फंक्शन या डिविजनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। अब देखो एग्जाम्स में ना ये जो जितने भी चार्ट बने ना ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मैंने डिफरेंस भी बता दिया है फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर की, और अंदर की जितनी भी बातें हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। केस स्टडी भी इसे पूछने वाली है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम फटाफट पढ़ते हैं। आपने बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया कि फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में होता क्या है। ठीक है, तो अब इसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले फंक्शनल डिविजनल के बारे में दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करते हुए हम जाते जाएंगे। देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये देखो ये ना जितने भी फंक्शनल स्ट्रक्चर कंपनी फॉलो करती है ना बेसिस ऑन फंक्शंस होता है। देखो कहीं ना कहीं अगर वो एसी पे डील कर रही है तो कहीं ना कहीं इसके लिए क्या होंगे, ये सारी जो भी फंक्शंस है फाइनेंस मार्केटिंग ये सारी अपने आप आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि फॉर्मेशन बेसिस ऑन फंक्शन, फंक्शन के कारण क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। लेकिन डिविजन स्ट्रक्चर किसके फॉर्म होता है, प्रोडक्ट के थ्रू। जो भी कंपनी अगर बहुत सारा प्रोडक्ट बेच रही है एक साथ में तो क्या हो जाता है, डिविजन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। और अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है बच्चों आंसरेबल होना या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप ये चार्ट को ना अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, जो भी फंक्शनल स्ट्रक्चर में ये जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना बच्चों बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी कंपनी फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करती है ना, तो मान लो कि अगर ये वाली परचेज डिपार्टमेंट से कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट को ना कोई बोल नहीं सकता है कि तुमसे गलती हो गई है करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करता है कहीं ना कहीं उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन जो भी डिविजन सेक्टर फॉलो करता है, तो मान लो कि चिप्स जो भी बना रहा है डिपार्टमेंट और चिप्स बनाने की मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोई गलती हो गई, तो क्या कर सकता है टॉप लेवल मैनेजमेंट बोल इनको डांट सकता है कि बोल सकता है कि तुमसे गलती हो गई है, क्यों हो गई है। तो कहीं ना कहीं पे ना यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्या रहती है, इजी हो जाती है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसने भी गलती की है तो आप उसे आराम से पनिश कर सकते हो। ठीक है, अब इकोनॉमिक मतलब किसमें पैसा कम लगता है किसमें पैसा ज्यादा लगता है उसे हम इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं। तो देखो जो भी फंक्शनल सेक्टर फॉलो करता है ना बच्चों, वहां पे कहीं ना कहीं पैसा बहुत कम लगता है, क्योंकि देखो ना एक ही प्रोडक्ट बना रहा है उसके लिए 4 डिपार्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं इससे और डिविजनल सेक्टर में क्या होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, इनके भी अलग अलग फंक्शंस, इनके भी अलग बटर के भी अलग अलग फंक्शंस, चिप्स के भी अलग अलग फंक्शंस, मिल्क के भी अलग अलग फंक्शंस। तो कहीं ना कहीं आप ही देखो तो इसमें पैसा कमाएंगे इसमें पैसा ज्यादा आएगा। तो वही लिखा है इसमें क्या होता है पैसा कम लगता है, मैं ऐसा एरो बना इसमें पैसा कम लगता है, और बच्चों इसमें पैसा ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिकल नहीं है क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा लगता है। अब डेवलपमेंट और स्किल ऑफ मैनेजर्स, देखो मान लो कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो और मान लो कि आप इसमें भी मतलब मान लो कि आप दो केस में मैं आपकी बात करूंगा। अगर मान लो आप इसमें काम करोगे तो सिर्फ आप किसके बारे में सीखोगे, आप कंपनी में एसी जो भी कंपनी मान लो ये एसी बना रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे सिर्फ एसी के बारे में सीखोगे, है ना। लेकिन अगर आप मान लो कि आप डिविजनल स्ट्रक्चर में कोई कंपनी है जो डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करिए बहुत से प्रोडक्ट बना रही है, तो आप क्या कर पाओगे एसी भी सीख पाओगे कि एसी में क्या क्या चीजें होती है, टीवी में भी क्या क्या चीजें होती है, मोबाइल में भी क्या क्या चीजें होती है, रेफ्रिजरेटर में भी क्या क्या चीजें होती है। मतलब आप ये कैसे काम करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए कैसे बनता है, क्या बनता है, वो सारी आपको डिटेल किसमें मिलेगी, डिविजनल स्ट्रक्चर में बनेगी। तो कहीं ना कहीं आपका ज्ञान फंक्शनल स्ट्रक्चर में कम मिलेगा आपको ज्ञान, लेकिन आप डिविजनल स्ट्रक्चर जो भी कंपनी डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करिए आप वहां पे काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्किल ज्यादा बढ़ेगी। तो सेम चीज लिखा है डेवलपमेंट और स्किल ऑफ मैनेजर यहाँ पे कम रहता है, यहाँ पे ज्यादा रहता है। स्पेशलाइजेशन, देखो बच्चों यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब समझते हैं एक हर चीज को आपस में जोड़ देना। तो कंपेयर्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर में दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम लगता है, डिविजनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन बच्चों इसमें भी पड़ता है जरूरत इसमें भी पड़ता है, लेकिन इसमें कम क्यों पड़ता है क्योंकि देखो इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहा है, 4 ही फंक्शन है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या पड़ता है कम पड़ता है कोऑर्डिनेशन का जरूरत, लेकिन इसमें ज्यादा पड़ता है क्योंकि बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहा है, उनके अलग अलग फंक्शंस है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे लेस थोड़ा कोऑर्डिनेशन मिलता है, यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा कोऑर्डिनेशन मिलता है। ऑटोनॉमी या मतलब अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब बच्चों पावर। ठीक है, तो जो भी फंक्शन स्ट्रक्चर में काम करता है ना उसको पावर कहीं ना कहीं बहुत कम मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है ना कहीं ना कहीं आराम से कंट्रोल कर सकता है, तो ज्यादा किसी को पावर देता नहीं अपने एम्प्लॉइज को। इसलिए नहीं देता क्योंकि वो आराम से नजर रख लेता है बच्चों, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, कोई भी गलती होगी तो ये अकेला बंदा कुछ भी संभाल सकता है ना, तो ज्यादा लोग को पावर नहीं देता। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो हर चीजों में हर प्रोडक्ट केस में हर फंक्शन केस में ध्यान रखा जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फंक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है पावर कम देते हैं, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में बच्चों पावर ज्यादा देते हैं। कंट्रोल फंक्शन स्ट्रक्चर में ज्यादा होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर में बच्चों कंट्रोल कम रहता है। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशनल गोल दोनों में निग्लेक्ट करते हैं। निग्लेक्ट करने का मतलब उसे इग्नोर करते हैं, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी ऑर्गेनाइजेशनल को गोल को इग्नोर करता है, डिविजनल स्ट्रक्चर में भी ऑर्गेनाइजेशनल को गोल को क्यों करता है? सर अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो देखो होता क्या है, मान लो कि ये दोनों कंपनी को क्या करना है, 20%। मान लो कि दोनों स्ट्रक्चर में कोई कंपनी फंक्शन स्ट्रक्चर फॉलो करे तो उसने क्या किया, बोला कि हमें 20% टारगेट इस बार प्रॉफिट का बढ़ाना है। डिविजनल स्ट्रक्चर जो कंपनी फॉलो कर रही है उसने भी बोला हमें 20% बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं देखोगे आप तो फाइनेंस वाला क्या करेगा, अपनी मनमानी चलाएगा। वो बोलेगा कि नहीं मैं इतना पैसा दूंगा, सेल्स वाला बोलेगा नहीं मैं इतना ही बेच पाऊंगा, परचेस वाला बोलेगा मैं इतना ही खरीद पाऊंगा, मार्केटिंग वाला बोलेगा कि मैं सामान को इतना ही आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इतने लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या कर रहे हैं, अपने अपने से काम कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि अरे यार हमें तो प्रॉफिट इतना बढ़ाना है, हमें भी प्रॉफिट इतना बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं इन लोग क्या करते हैं, अपना ही अपना काम करते हैं। वैसे ही यहाँ भी आप देखोगे तो इन लोग भी सब अपने अपने अपना जिनका काम है वो अपना अपना काम करते रहते हैं। हर कोई बंदा ये नहीं देखता कि हमारा मेन गोल क्या है, 20% है। वो बंदा कोई भी ये गोल नहीं देखता कि हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल है 20% प्रॉफिट बढ़ाना, वो सिर्फ अपने काम करते रहते हैं। तो कहीं ना वो दोनों लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों एग्जाम्स में आपको ना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कह देगा आपको एक सेंटेंस में कि बताओ भाई कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो इकोनॉमिकल है, तो आप इजीली बता दोगे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर है। फिर बोले बताओ कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में डील करता है, आप बता दो कि डिविजनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाएगा। अब सर एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बता दो। देखो बच्चों आप यहाँ पे देखोगे, फॉर्मेशन का छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे अभी के लिए मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे डिफिकल्ट है, मतलब यहाँ पे क्या है, डिसएडवांटेज हो गया। यहाँ इजी है, यहाँ पे क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। इकोनॉमिकल मतलब यहाँ पे पैसा कम लगता है तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज हो गया, लेकिन यहाँ पे पैसा ज्यादा लगता है तो डिविजनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज हो गया। डेवलपमेंट यहाँ पे मैनेजर्स का क्या होता है, कम होता है, तो भाई ये तो घाटा हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर में, डिसएडवांटेज। और यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट और स्किल मैनेजर को ज्यादा मिलती है, तो ये तो एडवांटेज हो गया डिविजनल स्ट्रक्चर का। स्पेशलाइजेशन छोड़ो, कोऑर्डिनेशन लेस पड़ता है जरूरत, मतलब ये कहीं ना कहीं बच्चों फायदा है, क्योंकि कम पड़ता है तो अच्छी बात है, ठीक है। ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज है, कहीं ना कहीं ये डिविजनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज है, ठीक है। ऑटोनॉमी यहाँ पे कम लगती है, ये तो गंदी बात है, पावर सभी बंदों को कम मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये फायदा है, डिसएडवांटेज है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा पावर मिलती है तो ये एडवांटेज है। कंट्रोल यहाँ पे बच्चों ज्यादा लगता है, ठीक है, और कंट्रोल यहाँ कम लगता है, यहाँ पे निगलेक्ट। तो मतलब बेसिकली ये 3 पॉइंट में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बाकी चीज में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर की 2 एडवांटेज आपको मिल गया, डिविजनल स्ट्रक्चर का आपको 3 एडवांटेज मिल गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर के आपको 1 2 3 डिसएडवांटेज मिल गया, डिविजनल स्ट्रक्चर के आपको 1 2। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आप ब्रह्मांड में केस स्टडी देखोगे ना, तो आपको बस सबसे पहला चीज यही पूछेगा कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा स्ट्रक्चर है, और बस आपको यही बोलेगा कि उसका एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज बता दीजिए, ठीक है। तो आप इसी से क्या कर लोगे, आराम से आप बता दोगे कि कौन सी चीज का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, दोनों के बीच का डिफरेंस, सब चीज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको अगली क्लास में केस स्टडी बताऊंगा, तो आप सभी के लिए और इजी हो जाएगा हर चीज को आइडेंटिफाई करना। देखो बच्चों मैं आपको और एक चीज बता दूं, देखो कहीं भी आपको एनसीईआरटी की आप बुक देखोगे, देखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर दिया, एडवांटेज आपको ऐसे पॉइंट्स में दे दिया, आपको कहीं भी आपको बोल्ड पॉइंट्स नहीं दिया। जैसे यहाँ पे देता है ना, बेनिफिट और स्पेशलाइजेशन, फिर उसका एक्सप्लेन करता है, लॉयल्टी एंड वर्किंग रिलेशनशिप, फिर उसका एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे क्या करा है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा है ना। तो ये सबसे बड़ा कभी कभी एडवांटेज हो जाता है बच्चों को, कि अगर एनसीईआरटी में ऐसा दिया रहता है ना, तो आप अपने आप क्या कर सकते हो, पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। जैसे स्पेशलाइजेशन, तो ये तो मैंने आपको सभी को बता दिया, तो बस आपको इसको एक्सप्लेन करना है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, हर वो चीज बता दी गई है, आपको कंसेप्ट भी समझा दिया गया है, ठीक है, कि फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में एक्चुअल में होता क्या है, अगर ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ गए तो क्या होगा सिचुएशन, साथ ही साथ आपको दोनों के बीच में डिफरेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, हर वो सारी चीज बता दी है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर केस स्टडी करेंगे, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट ये सब आपको अच्छे से अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लेना है, गोल गोल पी के पूरे अपने दिमाग में बसा लेना, ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अभी मैं चलता हूँ, बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स।